चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैंड क्रिम्पिंग प्लायर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका उपयोग एल्युमिनियम केबल्स के सिरों पर संयोजक लग या टर्मिनल्स को बैठाने के लिए किया जाता है। इसकी लंबाई प्रायः 20 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, साथ में लाइक करना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रयुक्त वस्तु को पकड़ने के लिए कौन सा प्लायर सबसे उपयुक्त है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नोज प्लायर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रयुक्त वस्तु को पकड़ने के लिए नोज प्लायर का सबसे उपयुक्त होता है। इसका प्रयोग छोटे भागों तथा अवयवों को पकड़ने खींचने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न। विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने हेतु जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, जिससे जल के माध्यम से धारा प्रवाहित होने लगती है और व्यक्ति को झटका लगने से उसकी मृत्यु हो सकती है। अगला प्रश्न। ईंधन आग के सिलसिले में प्रयुक्त होने का अग्निशामक का प्रकार है डैश अग्निशामक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ईंधन आग के सिलसिले में प्रयुक्त होने का अग्निशामक का प्रकार सोडा अम्ल होता है। सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र ईथेन की आग से बचाव हेतु लगा होता है, हर औद्योगिक इकाइयों में है। अगला प्रश्न। एक नियंत्रण मूलभूत रूप से होता है। एक नियंत्रण मूलभूत से जो है तुलनित्र होता है। अगला प्रश्न। एचआरसी फ्यूज के द्वारा सर्वश्रेष्ठ संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लघु परिपथों में। एचआरसी फ्यूज के द्वारा सर्वश्रेष्ठ संरक्षण लघु परिपथों में प्रदान किया जाता है और एचआरसी फ्यूज कारतूस फ्यूज का ही एक विकसित रूप होता है और इनकी विदारक क्षमता 66 केवी पर 500 MVA तक होती है। इसलिए इन्हें कारतूसी प्रारूपी उच्च विदारक क्षमता वाले फ्यूज कहते हैं। यह फ्यूज विद्युत रोधी पदार्थ, कांच अथवा किसी अन्य तापरोधी रासायनिक यौगिक पदार्थ की बेलनाकार पोलों के नली से बने होते हैं। और एचआरसी का फुल फॉर्म जान लीजिए, हाई रप्चरिंग कैपेसिटर होता है और इसका फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप उसे ध्यान से लिख लीजिए कहीं। अगला प्रश्न। फ्यूज संरक्षण का प्रयोग डैश तक के धारा मूल्यांकन के लिए होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 100 एम्पियर। फ्यूज संरक्षण का प्रयोग 100 एम्पियर तक के धारा मूल्यांकन के लिए होता है। वह तकनीकी साधन जो उच्च वैद्युत धारा के विरुद्ध केबलों तथा उपकरणों की रक्षा करने के लिए वैद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, फ्यूज कहलाता है। अगला प्रश्न। किसके अनुसार हथौड़ा को वर्गीकृत किया जाता है?
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल ढांचे का आकार और भार। अगला प्रश्न, कीवेज काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केप छेनी। कीवेज काटने के लिए केप छेनी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, पाइप के अंदर की ओर चूड़ी काटने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टैप। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पाइप के अंदर की ओर चूड़ी काटने के लिए टैप औजार का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल का प्रकार नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयताकार फाइल। आयताकार फाइल का प्रकार नहीं है, वर्गाकार, त्रिकोणीय, सपाट में ये फाइल के प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न, दोस्तों चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में लाइक वाला बटन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, ऑटोमेटिक बिजली के प्रेस का थर्मोस्टेट निम्नलिखित के अनुसार कार्य करता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तापमान। ऑटोमेटिक बिजली की प्रेस का थर्मोस्टेट तापमान के अनुसार कार्य करता है। अगला प्रश्न, सुपर एनीमल तारों का गेज डैश डैश द्वारा मापा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायर गेज मतलब तार गेज। इसकी व्याख्या है, सुपर एनेमल तारों का गेज तार गेज द्वारा मापा जाता है। पतले तारों को गेज स्क्रू गेज से मापा जाता है। लकड़ी की वस्तुओं में छिद्र करने के लिए हस्त ड्रिल का उपयोग करते हैं। इस्पात रूल का प्रयोग मार्किंग कार्य में लंबाई मापने हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न, तारों के रोधन इंसुलेशन को सामान्यतः डैश डैश द्वारा हटाया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायर स्ट्रिपर। इसकी व्याख्या है, तारों के रोधन इंसुलेशन को सामान्यतः तार स्ट्रिपर द्वारा हटाया जाता है। पाइप रिंच का प्रयोग कंड्यूट तथा जीआई पाइप सॉकेट आदि कसने तथा खोलने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अगर टेनन सॉ के दांत घिस गए हों तो उन्हें तेज करने के लिए क्या चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसे त्रिभुजाकार फाइल से घिसना चाहिए। अगर टेनन सॉ के दांत घिस गए हों तो उन्हें तेज करने के लिए उसे त्रिभुजाकार फाइल से घिसना चाहिए। अगला प्रश्न है, लोहे की चादर को सीधा करने के लिए डैश डैश का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैलेट का। लोहे की चादर को सीधा करने के लिए मैलेट का प्रयोग किया जाता है। और आरी जो है इसका उपयोग लोहे व अन्य धातुओं की चादरों को पाइप नट बोल्ट आदि को काटने के लिए किया जाता है। और ड्रिलिंग मशीन जो है वैद्युतिक वायरिंग, लकड़ी या धात्विक वस्तुओं में तीव्र गति से छेद करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, डैश डैश के लेपन के लिए बीटा बैक स्केटर तकनीकी का उपयोग होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोटाई का मापन। मोटाई का मापन लेपन के लिए बैक स्केटर तकनीकी का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है,
बेंच वाइज का आकार व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जबड़ों की चौड़ाई से। बेंच वाइज का आकार जबड़े की चौड़ाई से व्यक्त किया जाता है। यह जॉब को मजबूती से जकड़ने वाला औजार है। विद्युत आकार के लिए 10 सेंटीमीटर जबड़े वाली बेंच वाइज का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, डिवाइस का आकार व्यक्त किया जाता है। डिवाइस का आकार किससे व्यक्त किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी से। डिवाइस का आकार चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी से व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, समांतर ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों सक्रियाओं में जाप का सहारा देने के लिए। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या है। समांतर ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है। पहला पॉइंट है चिपिंग के समय जाप को सहारा देने के लिए। दूसरा पॉइंट है हैक्सा से काटते समय जाप को सहारा देने के लिए। तीसरा पॉइंट है ड्रिलिंग के समय जाप को सहारा देने के लिए। अगला प्रश्न, है ड्रिलिंग, कटिंग आदि संक्रियाओं में शीतक का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कटिंग टूल तथा जॉब दोनों को ठंडा रखने के लिए। इसकी व्याख्या है ड्रिलिंग, कटिंग आदि संक्रियाओं में शीतक का प्रयोग कटिंग टूल तथा जॉब दोनों को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ड्रिल मशीन में वैद्युतिक वायरिंग लकड़ी या धात्विक वस्तुओं में तीव्र गति से छेद करने के लिए हाथ से पकड़कर चलाई जा सकने वाली छोटी इलेक्ट्रिक ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, किसी छिद्र में चूड़ियां काटने के लिए टैप को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने के बाद आधा चक्कर वामावर्त दिशा में घुमाया जाता है, जिससे कि। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धातु के चिप्स टूट जाते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किसी छिद्र में चूड़ियों काटने के लिए टैप को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने के बाद आधा चक्कर वामावर्त दिशा में घुमाया जाता है, जिससे कि धातु में चिप्स टूट जाएं। अगला प्रश्न है, हथौड़े का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। इसका आंसर है पिन के आकार एवं तौल के आधार पर। हथौड़े का वर्गीकरण पिन के आकार एवं तौल के आधार पर किया जाता है। इनका उपयोग कील ठोकने, गिट्टी व रावल प्लग ठोकने, चीजल के साथ दीवार में छिद्र करने एवं लकड़ी फार्मर चीजल के साथ कार्य करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, हैक्सा ब्लेड की लंबाई नापी जाती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोनों पिन होल्स के केंद्रों के बीच की दूरी। हैक्सा ब्लेड की लंबाई दोनों पिन होल्स केंद्रों के बीच की दूरी नापी जाती है। यह लोहा आदि धात्विक वस्तुओं को काटने वाली आरी है। इसमें मुख्यतः एक एडजस्टेबल फ्रेम हैंडल, उच्च इस्पात ब्लेड तथा एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर होता है। इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है, फाइल की लंबाई मापी जाती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉइंट से हिल तक। फाइल की लंबाई पॉइंट से हिल तक नापी जाती है।
सामान्यतः फाइल की लंबाई 10, 15, 20, 25, 30, 35 सेंटीमीटर तक की होती है। अगला प्रश्न है, चीजल निर्माण में प्रयुक्त धातु है। इसका आंसर है हाई कार्बन स्टील। चीजल निर्माण में प्रयुक्त धातु हाई कार्बन स्टील। चीजल की लंबाई मतलब हाई कार्बन स्टील की है। चीजल की लंबाई सामान्यतः 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक होती है। विद्युत कार के लिए दो प्रकार की चीजल्स की आवश्यकता होती है, जैसे फार्मर तथा कोल्ड फ्लैट चीजल। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की लकड़ी व माइका सीट तथा फिटिंग्स को आवश्यक आकार देने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, उपयोग के पश्चात रेती तथा हेक्सा को, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रश से साफ करके रखना चाहिए। उपयोग के बाद रेती तथा हेक्सा को ब्रश से साफ करके रखना चाहिए। रेती और हेक्सा को प्रयोग करने के बाद ब्रश से साफ करके रखना चाहिए ताकि उसमें जंग या नमी की मात्रा न रहे। रेती को कभी भी जल से नहीं धोना चाहिए तथा हेक्सा को सीधे फ्रेम टाइट कसना चाहिए। इसमें ग्रीस लगाकर रखना चाहिए जिससे कि जंग न लगे। अगला प्रश्न, बरसात के दिनों में औजारों को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उन पर मोबिल ऑयल या ग्रीस का महीन लेप कर देना चाहिए। बरसात के दिनों में औजारों को जंग से बचाने के लिए उन पर मोबिल ऑयल या ग्रीस का महीन लेप कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, हेक्सा ब्लेड तथा कारपेंटर ब्लेड के दांतों की सेटिंग करने का मुख्य कारण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कटिंग के समय घर्षण को कम करना। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या है हेक्सा ब्लेड तथा कारपेंटर सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग करने का मुख्य कारण कटिंग के समय घर्षण को कम करना। विद्युत कार के लिए 30 से 40 सेंटीमीटर लंबाई वाला टैनन सा उपयुक्त होता है। इसका उपयोग लकड़ी, सनमाइका तथा प्लास्टिक की वस्तुओं को काटने और आवश्यक आकृति प्रदान करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पूर्व क्या होना चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तो तीनों कार्य कर लेना चाहिए। मतलब पहला, हाथों को भली प्रकार साफ कर लेना चाहिए, और दूसरा है माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को समायोजित कर लेना चाहिए, और तीसरा है माइक्रोमीटर को कपड़े से साफ कर लेना चाहिए। ये उपयुक्त सभी इसका आंसर है। इसकी व्याख्या है, माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पूर्व हाथों को भली प्रकार साफ कर लेना चाहिए। दूसरा है माइक्रोमीटर को शून्य त्रुटि को समायोजित करना चाहिए। माइक्रोमीटर को कपड़े से साफ कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों, उससे पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कल हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। मतलब उसका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, उसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं दोस्तों। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से कम 3-4 सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से कराऊंगा, कल आप ज़रूर आइएगा। आज ये चैप्टर ख़त्म होगा, कल बेसिक इलेक्ट्रिसिटी शुरुआत करेंगे। अगला प्रश्न है, स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए किया जाने वाला यंत्र है।
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए फीलर गेज। इसकी व्याख्या है स्पार्क प्लग आदि को एयर गैप नापने के लिए फीलर गेज का प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। फीलर गेज द्वारा एक एयर गैप विदट मापा जाता है। फीलर गेज अभियांत्रिकी में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। दो पार्ट बीच क्लियरेंस को मापता है। दो पार्ट के बीच का क्लियरेंस को मापता है। अगला प्रश्न है छोटे तार और केबल को जब वे टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं काटने के लिए जिस टूल्स का प्रयोग करते हैं वह कहलाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी तिरछा काट प्लायर। छोटे तार को और केबल के जब टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं काटने के लिए तिरछा काट प्लायर टूल का प्रयोग किया जाता है। यह 15 सेंटीमीटर लंबा इंसुलेटेड दस्ते वाला लंबी व चपटी चोंच वाला होता है। अगला प्रश्न है सॉकेट में सुंडाकार संक बर्मा के अपनयन निकालने के लिए ये आप कौन सा औजार प्रयोग करेंगे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ड्रिफ्ट। सॉकेट में सुंडाकार संक बर्मा के अपनयन निकालने के लिए ड्रिफ्ट औजार का प्रयोग करेंगे। ड्रिफ्ट औजार एक हस्त चालित औजार है जैसा पाना रिंच एवं स्पानर आदि। यह सॉकेट से सुंडाकार संक बर्मा निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है गुनिया के कई प्रकार से कौन सा काम नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी पृष्ठ की सपाटता की जांच। इसकी व्याख्या है गुनिया के कई प्रयोग हैं। गुनिया से पृष्ठ की सपाटता जांच नहीं किया जा सकता है। गुनिया विद्युत तार के लिए 15 सेंटीमीटर ब्लेड वाला गुनिया उपयुक्त होता है। इसका उपयोग वैद्युतिक वाफ्टिंग आदि में समकोण की परख करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है एक धातु पर दूसरी धातु के निक्षेपण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है विद्युत लेपन। लवणों के घोलों में डीसी प्रवाहित करने पर धातुओं उनके लक्षणों से पृथक किया जाता है। लवण में पृथक की गई धातु को किसी अन्य धातु पर पतली परतों में चढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहा जाता है। अगला प्रश्न है गीजर में भीतरी कंटेनर व बाहरी केसिंग के बीच ग्लास टूल क्यों लगाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऊष्मा हानि घटाने के लिए। ऊष्मा हानि को घटाने के लिए गीजर में भीतरी कंटेनर व बाहरी केसिंग के बीच में ग्लास टूल लगाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कारणों में से किसी एक कारण जोड़ों के ढीलेपन से बचने के लिए ब्रिटानिया जोड़ को सोल्ड करना अनिवार्य है। उसका कारण पहचानें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी वातावरण में परिवर्तन और कंपन का कारण। इसकी व्याख्या है वातावरण में परिवर्तन व कंपन के कारण जोड़ों के ढीलेपन से बचने के लिए ब्रिटानिया जोड़ को सोल्ड करना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है टू पिन सॉकेट और पिन का तब उपयोग किया जा सकता है जब एक्सेसरीज। इसका आंसर है दोहरी इंसुलेटेड हो। इसकी व्याख्या है
टू पिन सॉकेट और पिन तब उपयोग किया जाता है जब एसेसरीज दोहरी इंसुलेटेड हो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।